नमस्कार, मैं डॉक्टर त्रिलोक कुमार, शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजनांदगांव में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर पदस्थ हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जानने से पहले हम जानेंगे कि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स या नेचुरल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। Plants synthesize different organic molecules apart from primary metabolites are called secondary metabolites. Plants के द्वारा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या लिपिड, इनके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का सिंथेसाइज किया जाता है या फॉर्मेशन किया जाता है। इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स या नेचुरल प्रोडक्ट्स के नाम से हम जानते हैं। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स स्पेसिफिक सेल्स, टिश्यू या ऑर्गेन के द्वारा सिंथेसाइज होते हैं और ये लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट्स को जीवित रहने के लिए डायरेक्ट हेल्प नहीं करते, लेकिन ये प्लांट के सरवाइव करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिससे ये इकोसिस्टम में या अपने सराउंडिंग में आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट्स को बायोटिक और एबायोटिक स्टेट से बचाता है। जैसे कि बायोटिक स्ट्रेस से हम समझ सकते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, उनसे सरवाइव करता है प्लांट, हेल्प करता है उसमें। फंजाई, निमेटोड्स, इंसेक्ट्स आदि से सरवाइव से बचाने में हेल्प करता है। एनिमल्स के द्वारा जो ग्रेजिंग की जाती है उससे बचाने में वो हेल्प करता है। एबायोटिक स्ट्रेस जैसे कि हाई टेम्परेचर, मॉइस्चर, शेडिंग, इंजरी या फिर हैवी मेटल्स का अगर बहुत अधिकता में प्रेजेंस है तो उससे भी ये बचाने में प्लांट को हेल्प करता है। Secondary metabolites are used as specialty chemicals such as drugs, flavors, fragrance, insecticide and dyes by N because of great economic value. इस स्लाइड्स में हम देख सकते हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को हम बल्क में प्रोड्यूस करके हम कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में हम इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, जहाँ पर इम्पोर्टेंट ड्रग्स और मेडिसिन का फॉर्मेशन हो सकता है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के निर्माण में। फ्रेगरेंस इंडस्ट्रीज में, परफ्यूम इंडस्ट्रीज में, माइक्रोबियल एजेंट्स बनाने में, और फूड इंडस्ट्रीज में हम यूज़ कर सकते हैं फूड एडिटिव्स के रूप में या फ्लेवर्स के रूप में यूज़ करके। और डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं जो जैसे कि कॉस्मेटिक और डाइज इंडस्ट्रीज में भी इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का यूज़ किया जाता है। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को हम चार डिस्टिंक्ट ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है टर्पाइन्स, सेकेंड फिनोलिक्स, थर्ड नाइट्रोजन सल्फर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फोर्थ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले हम देखेंगे टर्पाइन्स। टर्पाइन्स क्या है? टर्पाइन्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का बिगेस्ट ग्रुप है जो कि प्लांट के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है। इन टर्पाइन्स का फॉर्मेशन एमएवी पाथवे, मेवेलोनिक एसिड पाथवे के द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम से होता है, तथा इन टर्पाइन्स का निर्माण एमईपी पाथवे अर्थात मेथाइल एरिथ्रिटॉल फॉस्फेट के पाथवे के द्वारा भी होता है, जहां पर इनका निर्माण ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और पाइरुवेट से होता है। दे डिफेंस एज अ टॉक्सिन and feeding deterrents to large number of plant feeding insects and animals. ये टर्पेन्स डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं, प्लांट के सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। ये जो प्लांट फीडिंग इंसेक्ट्स हैं या एनिमल्स हैं उनसे बचाते हैं। टाइप्स ऑफ टर्पाइन्स। टर्पाइन्स को 6 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। मोनोटर्पाइन्स, सेस्क्यूटर्पाइन्स, थर्ड डाइटर्पाइन्स, ट्राइटर्पाइन्स, टेट्राटर्पाइन्स और सिक्स्थ है
पॉलीटरपाइंस। ये टरपाइंस आइसोप्रीन यूनिट्स के बने होते हैं जिसमें 5 कार्बन होते हैं। मोनोटरपाइंस में नंबर ऑफ कार्बन 10 होते हैं। सेस्क्यू टरपाइंस में नंबर ऑफ कार्बन 15 होते हैं। डाई टरपाइंस में 20 कार्बन वाले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये डाई टरपाइंस। ट्राई टरपाइन 30 कार्बन वाले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। टेट्रा टरपाइन 40 कार्बन वाले टरपाइंस होते हैं। और पॉलीटरपाइंस में मोर देन 40 कार्बन पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं पाइरीथ्राइड, कॉस्टिनोलाइड्स, एब्सिसिक एसिड, कैरोटीनाइड्स एटसेट्रा। इस स्लाइड में हमें टरपाइंस के डिफरेंट टाइप्स दिखाई दे रहे हैं। ये है मोनोटरपाइंस, साइट्रिनेनोल, लेमोनिन, मेंथॉल, यूकेलिप्टॉल, थाइमोल और कैम्फोर। ये सारे मोनोटरपाइंस हैं जिनमें कार्बन्स की जो संख्या है वह है 4। इसके बाद हम देखेंगे सिस्क्योटरपाइन के केमिकल स्ट्रक्चर जिनमें कार्बन की संख्या होगी 15। तो कॉस्टिनोलाइड्स और एब्सिसिक एसिड जो है ये सेस्क्योटरपाइंस हैं। टेट्राटरपाइंस, बीटा कैरोटीन इसका एक एग्जाम्पल है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं 40 होते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे पाइरीथोराइड, 2 और डिफरेंट पाइरीथोराइड जो इंसेक्टिसाइड्स के रूप में यूज किए जाते हैं। पहला है प्रेलेथ्रीन और दूसरा है ट्रांसफ्लोथ्रीन। ये दोनों पाइरीथोराइड इंसेक्टिसाइड सिंथेटिक हैं और ये दोनों पाइरीथोराइड पेलिथ्रीन और ट्रांसफ्लोथ्रीन दोनों मॉस्किटो रिपेलेंट लिक्विड्स में यूज किए जाते हैं। ये दोनों पाइरेथोराइड्स मॉस्किटो रिपेलेंट लिक्विड में यूज किए जाते हैं। सेकंड टाइप के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं फिनोलिक्स। इन फिनोलिक्स में जो कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इनमें एक हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है और एरोमेटिक बेंजीन रिंग पाया जाता है। ये फिनोलिक्स सिकमिक एसिड पाथवे के द्वारा इनका निर्माण होता है। सिकमिक एसिड पाथवे में एरिथ्रोस्पोर फॉस्फेट और फॉस्फोइनोल पायरुवेट एसिड से इन फिनोलिक्स का निर्माण होता है। ये फिनोलिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट डिफेंस सिस्टम में, जिसमें ये पेस्ट से या फिर जो रूट पैरासिटिक निमेटोड्स हैं उनसे होने वाले डिसीज से बचाते हैं। फिनोलिक्स के एग्जाम्पल हैं कॉमेरिन, फरेनो, लिग्निन, फ्लेवेनॉइड्स, आइसोफ्लेवेनॉइड्स और टैनिन्स। इस स्लाइड में हम डिफरेंट टाइप के फिनोलिक्स को देख सकते हैं जिसमें कॉमन सभी कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एरोमेटिक बेंजीन रिंग पाई जाती है। ये इनके एग्जांपल्स हैं फिनोलिक एसिड्स, फ्लेवोनॉइड्स, लिग्नैंस, आइसोफ्लेवोन्स, फ्लेवोन्स, एंथोसाइनिडीन्स, फ्लेवेनॉल, फ्लेवेनोन्स। ये सारे फिनोलिक्स के एग्जाम्पल हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। थर्ड टाइप के जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिसमें नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट होते हैं। तो इन इन जो नाइट्रोजन सल्फर कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जैसे कि ग्लूटाथियोन, ग्लूकोसिनोलेट्स, थियोनिन, डिफेंसिन और एलिसिन्स, ये सारे जो हैं नाइट्रोजन सल्फर कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। ये जो नाइट्रोजन सल्फर कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं प्लांट के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके सरवाइव करने के लिए उनके डिफेंस सिस्टम में
इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये माइक्रोबियल पैथोजन से इनको बचाते हैं। यहाँ पर केमिकल स्ट्रक्चर में हमको दिखाई दे रहा है GSH, जिसे ग्लूटाथियोन के नाम से जानते हैं। इसका केमिकल स्ट्रक्चर इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें नाइट्रोजन के साथ साथ यहाँ पर सल्फर भी प्रेजेंट है। तो ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिसमें नाइट्रोजन के साथ सल्फर भी प्रेजेंट है। तो इसके एग्जाम्पल यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है ग्लूटाथियोन और ग्लूकोसाइनोलेट्स। 4 टाइप के जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो है नाइट्रोजन कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ऐसे मेटाबोलाइट्स जिनके केमिकल स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पाया जाता है। दे इंक्लूड्स एल्केलॉइड्स, साइनोजेसिक ग्लूकोसाइड एंड नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स। इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में शामिल हैं एल्केलॉइड, साइनोजेसिक ग्लूकोसाइड्स और नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड्स। ये इनका निर्माण जो है कॉमन एमिनो एसिड से होता है। एल्केलॉइड्स फाउंड इन अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ स्पीसीज ऑफ वॉस्कुलर प्लांट्स। जो है जितने वॉस्कुलर प्लांट्स हैं उसके 20% प्लांट्स में एल्केलॉइड्स बहुत मात्रा में या प्रचुरता में पाया जाता है। They act as a protective defensive substance against herbivorous animals, insects and pathogenic microbes. यहाँ पर केमिकल स्ट्रक्चर में हमें दिखाई दे रहा है कैफीन और मॉर्फिन, जिसमें कि नाइट्रोजन इनके कंपाउंड में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होंगे। नाइट्रोजन अनिवार्य रूप से पाए जाएंगे। इस प्रकार से हमने देखे 4 प्रकार के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। नाइट्रोजन कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। यहाँ पर इस टेबल में हम देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट एल्केलॉइड्स हैं जिनका निर्माण डिफरेंट जो प्लांट है उनसे होता है और इनका यूज़ किस डिसीज में होता है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, या इनकी मेडिसिनल वैल्यू क्या है। जैसे कि पेपेवर सोमनीफेरम से मॉर्फिन एल्केलॉइड ऑब्टेन किया जाता है जो कि एनाल्जेसिक होते हैं। वैसे ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें कैथेरेंथस रोजियस से विनब्लास्टिन नाम का एल्केलॉइड्स प्राप्त किया जाता है जो कि होते हैं एंटी कैंसर। ये कैंसर के डिजीज में हेल्प करते हैं। यहाँ पर 2 और केमिकल्स जो हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग दिखाई दे रहे हैं। एक है क्यूनिन और कॉल्चिसिन, जहाँ पर इम्पोर्टेंट इनका पार्ट रहेगा नाइट्रोजन। तो ये हो गए नाइट्रोजन कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब हम जानेंगे कि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या कार्य करते हैं। Many secondary metabolites have signaling function, influence the activity of other cell and control their metabolic activities and coordinates the development of whole plant. तो ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं ये प्लांट के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए डायरेक्टली उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, लेकिन ये ऐसे सिग्नलिंग फंक्शन करते हैं जिससे उस सेल्स की एक्टिविटी इन्फ्लुएंस होती है या कंट्रोल होती है, जिसके कारण वो उसे प्लांट को सरवाइव करने में हेल्प मिलती है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स protect the plants from feeding of animals and infection by producing specific phytoalexins after fungi infection that inhibit the spreading of fungi mycelia within the plants. ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट्स को फीडिंग से बचाते हैं, दूसरे एनिमल्स के द्वारा ग्रेजिंग या फीडिंग से बचाते हैं। इसके अलावा ये फाइटोएलेक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जिसके कारण फंगस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन उस प्लांट में नहीं होता। प्लांट यूजेज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सच एज वोलेटाइल एसेंशियल ऑयल एंड कलर्ड फ्लेवोनॉइड्स आर टेट्राटर्पाइन्स also to attract the insect for pollination.
तो इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट जिनका निर्माण प्लांट्स के द्वारा किया जाता है, इनमें वॉलेटाइल इसेंशियल जो ऑयल्स होते हैं वो होते हैं, कलर्ड फ्लेवोनॉइड्स, कलर्ड टेट्रा टर्पाइंस होते हैं, जो कि प्लांट में पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में, इनके फ्रेग्रेंस के कारण और फ्लावर के कलर के कारण जो है ये अट्रैक्ट होते हैं और पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ ये दूसरे एनिमल्स को भी अट्रैक्ट करते हैं, जिससे सीड डिस्पर्शन में भी हेल्प होती है। तो इस प्रकार से सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है सिग्नलिंग कंपाउंड का भी तरह कार्य करते हैं। कंपाउंड बिलोंगिंग टू terpenoids, alkaloids, and flavonoids are currently used as drugs and as a dietary supplement to cure or prevent various diseases। जो कि डिफरेंट टाइप के जो टर्पिनॉइड्स हैं, एल्केलॉइड्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, उसका हम ड्रग्स में, मेडिसिन्स में, डाइटरी सप्लीमेंट्स में हम यूज़ करते हैं। और इसके अलावा ये बहुत सारे डिसीजेज से भी हमें बचाने में हेल्प करते हैं। It has been estimated that 14 to 28% of higher plant species are used medicinally, and that 74% of pharmacologically active plant-derived components were discovered after following up on ethnomedicinal use of the plant. The presence of volatile monoterpenes or essential oil in plants provide an important defense strategy to plants, particularly against herbivorous insect, pests and pathogenic fungi। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स यहाँ पे बात की जा रही है मोनोटर्पाइंस की, जो कि वोलेटाइल होते हैं, इसेंशियल ऑयल होते हैं। ये डिफेंस जो प्लांट के डिफेंस सिस्टम या डिफेंस स्ट्रेटेजी में हेल्प करते हैं, जिसके कारण ये इनको इंसेक्ट पेस्ट से या पैथोजेनिक फंजाई से बचाए रखते हैं। They act as a signaling molecule and despite evolutionary relationship with their functional role. Soluble secondary metabolites such as cyanogesic glucosides, isoflavonoids, and alkaloids can also be toxic to other animals। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के क्या फंक्शन है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मतलब इन्हें इन इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को हम बल्क में कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमारे पास दो मेथड हो सकते हैं कि ऐसे प्लांट्स जिनसे इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को ऑब्टेन किया जाता है, उनको पहले तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उनको कल्टीवेट करें या वाइल्ड प्लांट से डायरेक्टली हार्वेस्ट कर लें। या फिर दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि इनको हम बल्क क्वांटिटी में बनाना है तो इन विट्रो कल्चर करें। तो हमारे पास दो तरीके हो गए, या तो कल्टीवेट करें और दूसरा तरीका या तो फिर हम उनका इन विट्रो कल्चर करें। तो अब दोनों में हम कंपैरिजन देखते हैं कि किस में ज़्यादा बेनिफिशियल है प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे जहाँ पर प्लांट्स को हम कल्टीवेट करके या फिर वाइल्ड प्लांट से ऑब्टेन करके अगर हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या चीज़ें मिलेगी कि यहाँ पर जो है डिफरेंट जो क्लाइमेटिक चेंज है, जो क्लाइमेटिक चेंज है वहाँ पर प्लांट को फेस करना पड़ेगा, क्लाइमेटिक चेंज को फेस करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इनको कल्टीवेट करते हैं कि तो वहाँ पर होगा नॉन यूनिफॉर्म प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। एक समान जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन नहीं किया जा सकेगा, है ना। और यहाँ पर क्या होगा कि सीजन स्पेसिफिक होंगे, ये प्लांट्स जो हैं स्पेसिफिक सीजन्स में ही हम कल्टीवेट कर पाएंगे। जबकि दूसरी तरीके से हम देख सकते हैं कि इन विट्रो कल्चर में क्या होगा, इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को हम लैब्स में इन विट्रो कल्चर करके प्रोड्यूस कर सकते हैं बल्क क्वांटिटी में। तो यहाँ पर जो होगा कंटिन्यूस रिलायबल सोर्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन होगा। यहाँ अगर इन विट्रो कल्चर करते हैं तो हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन कैन बी कैरीड आउट, हम लगातार जो है लार्ज स्केल में इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं।
क्रॉप फेलियर की कोई परेशानी नहीं होगी, यहाँ पे कोई सीज़न स्पेसिफिसिटी नहीं होगी, हमें सीज़न का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा इन विट्रो कल्चर में और भी ये फ़ायदे हैं कि नोवल कंपाउंड्स भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है इन विट्रो कल्चर के द्वारा लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किया जा सकता है। By the plant tissue culture, secondary metabolites can be produced commercially in large scale. This includes pharmaceuticals, flavors, fragrance, cosmetics, food additives, feedstock, antimicrobial, etc. प्लांट में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के प्रोडक्शन के लिए या प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अगर हम लार्ज क्वांटिटी में करते हैं तो 7 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जिसका हमें अध्ययन करना होगा। तो ये 7 एस्पेक्ट्स जो हैं, पहला है सिलेक्शन ऑफ सेल लाइन फॉर हाई यील्ड ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, दूसरा है लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ प्लांट सेल, तीसरा एस्पेक्ट हम देखेंगे मीडियम कंपोजिशन एंड इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, चौथा जो एस्पेक्ट्स है वो एलिसेटर्स इंड्यूस प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, पांचवा एस्पेक्ट है इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, छठवां एस्पेक्ट है बायो ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग प्लांट सेल कल्चर्स, और सेवंथ जो इसका एस्पेक्ट है इंपॉर्टेंट वो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट रिलीज एंड एनालिसिस। सबसे पहला हमारा जो है एस्पेक्ट है जिससे हम लार्ज स्केल में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को प्रोड्यूस कर सकें वह है सिलेक्शन ऑफ सेल लाइन फॉर हाई यील्ड ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो सबसे पहले हम सेल लाइन का सिलेक्शन करेंगे, ऐसे सेल्स की स्क्रीनिंग करेंगे जिनके द्वारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को हम अत्यधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। द पर्पस ऑफ टिश्यू कल्चर इज टू प्रोड्यूस high amount of secondary metabolites. Majority of callus and suspension culture produce less quantity of secondary metabolites due to the lack of fully differentiated cell in the culture. अगर हम कैलस कल्चर की बात करें या सेल सस्पेंशन कल्चर की बात करें तो वहाँ पर जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कम बनते हैं क्योंकि वहाँ पर फुल्ली डिफरेंशिएटेड सेल्स जो है नहीं होते हैं। Some special techniques have been discovered to select cell lines that can produce higher amount of desirable secondary metabolites. These methods are useful to recognize the producer cells from the non-producer cells. तो सेल की स्क्रीनिंग करने के लिए, ऐसे सेल्स की स्क्रीनिंग करने के लिए स्पेशल टेक्निक यूज की जाती है जिसके इस टेक्निक के द्वारा हम जो कि प्रोड्यूसर सेल्स हैं उनको पहचान कर लेते हैं और नॉन प्रोड्यूसर सेल्स हैं उनको पहचान कर लेते हैं, और इस सिलेक्शन ऑफ सेल लाइनिंग के द्वारा हम जो ऐसे सेल्स जो प्रोड्यूसर सेल्स हैं उनको ही आगे प्रोडक्शन के लिए हम यूज करते हैं। तो इस टेक्निक में जो सेल लाइन सिलेक्शन टेक्निक में जो स्टेप्स यूज किए जाते हैं वो है पहला सेल क्लोनिंग, दूसरा विजुअल और केमिकल एनालिसिस, और तीसरा सिलेक्शन फॉर रेजिस्टेंस। सिलेक्शन ऑफ सेल लाइन की पहली स्टेप है सेल क्लोनिंग। दिस इज अ सिंपल प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व्स द ग्रोथ ऑफ सिंगल सेल्स इन अ सुटेबल मीडियम। सेल क्लोनिंग में हम क्या करते हैं, सस्पेंशन कल्चर से लिक्विड मीडियम से सेल को ऑब्टेन करते हैं और उसको एक सुटेबल मीडियम में हम ग्रो कराते हैं। द ईच सेल पॉपुलेशन इज देन स्क्रीन फॉर secondary metabolites formation and only those cells with the high yielding ability are selected and maintained by subcloning। अब जब सुटेबल मीडियम में हम इनको ग्रो कराते हैं तो उसके बाद उनकी स्क्रीनिंग की जाती है कि कौन से सेल्स में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे सेल्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं स्क्रीन करके और इनकी सब क्लोनिंग करते हैं जिससे आगे हम जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का
प्रोडक्शन हाई क्वांटिटी में कर सकते हैं। तो सेल क्लोनिंग की दो तरीके हो सकते हैं, पहला है सिंगल सेल क्लोनिंग और दूसरा है सेल एग्रीगेट क्लोनिंग। तो सिंगल सेल क्लोनिंग जो है उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता पॉइंट ऑफ व्यू से बल्क या लार्ज क्वांटिटी में अगर हमको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन करना है। तो यहाँ पर हम जो क्लोनिंग की मेथड यूज करते हैं वो सेल एग्रीगेट क्लोनिंग मेथड। Compared to single cell cloning, cell aggregate cloning is much easier way for the selection of cells for yielding of high quantity of secondary metabolites। तो सिंगल सेल क्लोनिंग की अपेक्षा जो है ज़्यादा कारगर होता है सेल एग्रीगेट क्लोनिंग। तो सेल एग्रीगेट क्लोनिंग के जो स्टेप्स हैं, तो इसके सबसे पहले हम ऐसे प्लांट्स को हम चयन करते हैं जिनमें इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, और इन प्लांट से हम ऑब्टेन करते हैं एक्सप्लांट। एक्सप्लांट हम जानते हैं ऐसे सेल्स या टिश्यू या ऑर्गेन प्लांट के जिसको आगे हमें कल्चर करना है, तो ये कहलाते हैं एक्सप्लांट। तो सबसे पहले एक्सप्लांट को हम सॉलिड मीडियम में कल्चर करते हैं। आफ्टर स्टेब्लिशिंग द कैलस कल्चर, हाई मेटाबॉलिक प्रोड्यूसिंग कैलस आर आइडेंटिफाइड। इसके बाद जब हम इन एक्सप्लांट का जब हमने सॉलिड मीडियम में कल्चर किया, उसके बाद जब कैलस का फॉर्मेशन हो जाता है, तो अब ऐसे कैलस का हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं जिनके द्वारा हाई यील्डिंग जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं उसका पता चल सके। ऐसे कैलस का हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं जिसके द्वारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन ज़्यादा किया जा रहा है। अब इन कैलस कल्चर को हम सस्पेंशन कल्चर में ग्रो करते हैं। सस्पेंशन कल्चर में लिक्विड मीडियम यूज करते हैं जहां पर इन सेल एग्रीगेट्स को हम कल्चर करते हैं। अब सेल एग्रीगेट्स फ्रॉम दीज कल्चर आर ग्रोन इन सॉलिड मीडियम। द फ्रेशली डेवलप्ड सेल्स एग्रीगेट आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। अब इन सेल एग्रीगेट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक पार्ट जो है जिसमें हम उसका ग्रोथ करते हैं, सेल्स ऑफ ग्रोथ करते हैं, जो सेल एग्रीगेट्स हैं उनके ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और दूसरा जो हाफ है, अदर हाफ इज यूज फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ डिजायर्ड मेटाबोलाइट प्रोड्यूस्ड। और जो सेकंड हाफ जो है इस सेल एग्रीगेट्स का, उसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं उस पे। The cell line with high yielding of secondary metabolites are selected and used for scale up in suspension culture। और इन सेल एग्रीगेट लाइन को हम स्क्रीन कर लेते हैं इस प्रकार से, और ऐसे सेल्स का हमें पता लग जाता है जिसके द्वारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन ज़्यादा किया जा रहा है। ऐसे सेल लाइन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और सस्पेंशन कल्चर में हम इसको स्केल अप करते हैं। इसके पश्चात बात आती है लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना। तो लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करने के लिए डिफरेंट टाइप के बायो रिएक्टर्स में इन सेलेक्टेड सेल लाइंस को, सेल एग्रीगेट्स को यूज किया जाता है, जहां पर हाई क्वांटिटी में बल्क में इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन किया जाता है बायो रिएक्टर्स के माध्यम से। ये एक इसका जो सेल एग्रीगेशन क्लोनिंग का एक रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें पहले बताया गया सबसे पहले हम हाई यील्डिंग वाले प्लांट्स को सेलेक्ट करते हैं, उनसे हम एक्सप्लांट लेते हैं और उस एक्सप्लांट का फिर सॉलिड मीडिया में कल्चर करते हैं। उसके बाद हमने अगला स्टेप किया था, वहाँ पे जो कल्चर इस्टेब्लिश हो गया सॉलिड मीडियम में, अब उसके बाद हमने देखा कि उन सॉलिड मीडियम में ऐसे कौन से कैलस थे जिनमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था। उन कैलस कल्चर को के पार्ट को हम लेते हैं और उनका सस्पेंशन कल्चर का स्टैब्लिशमेंट करते हैं। अब यहाँ पर जो सेल एग्रीगेट्स हैं, जो जो कि हाई यील्डिंग कैपेसिटी वाले सेल्स हैं, उन सेल्स का ग्रोथ कराया जाता है। तो वहाँ पर जो सॉलिड मीडियम में जो है
इनका सब कल्चर किया जाता है फॉर ग्रोथ, और यहाँ पर उन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का सब कल्चर में एनालिसिस किया जाता है। इसके पश्चात फाइनली सेल लाइन सेलेक्ट कर ली जाती है, अर्थात ऐसे सेल सेलेक्ट कर लिए जाते हैं जिनमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की प्रोडक्शन की कैपेसिटी ज़्यादा है, और उनको सस्पेंशन कल्चर में स्केल अप किया जाता है। अब इन जो सेलेक्टेड सेल लाइंस हैं, इन जो सेल एग्रीगेट्स हैं, सेलेक्टेड सेल एग्रीगेट्स हैं, इनका यूज़ हम करते हैं बायो रिएक्टर्स में, डिफरेंट टाइप के रिएक्टर्स में यूज़ करते हैं, और बायो रिएक्टर्स में जब यूज़ करते हैं तो इनका प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटी में होता है। स्क्रीनिंग में सेकंड पॉइंट है, पहले हमने देखा था कि हमने सेल का क्या कर लिया था, सेल एग्रीगेट क्लोनिंग कर लिया था। अब इसके बाद हम स्क्रीनिंग में और एक स्टेप हम ऐड करेंगे, विजुअल एंड केमिकल एनालिसिस। A direct measurement of some of the secondary metabolites produced by cell line can be done easier by visual और chemical analysis। अब हमको जो है वो सेल्स की पहचान करनी है, तो इसके दो तरीके हैं। ऐसे सेल्स की पहचान करनी है जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक विजुअल वे से कर सकते हैं, या फिर केमिकल एनालिसिस से कर सकते हैं। तो विजुअल आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल लाइन कैसे कर सकते हैं, जिनमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं जो कि कलरफुल हैं, जैसे कि सपोज बीटा कैरोटीन या सिकोनीन। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं। तो हम सेल लाइन में इनके कलर की इंटेंसिटी या कलर की जो इंटेंसिटी है उसको देख करके हम बता सकते हैं कि कौन से सेल्स हैं जो ज़्यादा कलरफुल हैं। हम समझ जाएंगे कि जिनमें ज़्यादा कलरफुल सेल्स हैं वो इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं। और यह मेथड जो होता है बहुत सिंपल होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है, जिसमें हम विजुअली जो है कलर को देख करके पहचान सकते हैं कि जो सेल्स हैं, कौन सी सेल्स हैं जो कि ज़्यादा मात्रा में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दूसरा तरीका है केमिकल एनालिसिस, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो बन रहे हैं वो कलर प्रोड्यूस करें, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे केमिकल एनालिसिस की। तो ऐसे सेल लाइंस जिसका हम सब कल्चर किए हैं, वहाँ पर हम इन सेल्स को देखेंगे, ऐसे सेल्स को देखेंगे जो ऐसे सेल्स को पहचानने के लिए हम केमिकल एनालिसिस मेथड का यूज़ करेंगे, जहाँ पर हम देखेंगे कि कितनी मात्रा में वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस कर रही हैं। तो दो तरीके से हम पहचान सकते हैं, एक विजुअल मेथड के द्वारा और दूसरा केमिकल एनालिसिस के द्वारा हम सेल की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ सेल लाइन में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है सिलेक्शन फॉर रेजिस्टेंस। Certain cell aggregate resistance to toxic compound may lead to formation of mutant cells, which can overproduce a primary metabolites than a secondary metabolites. Such mutant cell can be selected and used to produce desired metabolites in large quantity. अब यहाँ पर क्या हुआ, ऐसे सेल एग्रीगेट्स को हम कुछ टॉक्सिक कंपाउंड से हमने ट्रीट किया, जिसके कारण वो म्यूटेंट सेल में या म्यूटेंट स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गए। और इस म्यूटेंट सेल में ये कैपेसिटी थी कि ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ज़्यादा बनाते हैं, ओवर प्रोड्यूस करते हैं बनिस्बत सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के। अब इन सेकंड जो म्यूटेंट सेल्स हैं उनका यूज़ हम ऐसे म्यूटेंट सेल्स को हम सेलेक्ट करते हैं, और इन म्यूटेंट सेल्स को हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सेल लाइन सेलेक्टेड फॉर रेजिस्टेंस ऑफ 5 methyl tryptophan प्रोड्यूस स्ट्रेन्स which can overproduce tryptophan. These tryptophan overproducing strains
can synthesize 10 to 50 times higher level of natural oxygen like indole acetic acid। अब हमने क्या किया, यहाँ पर ऐसे सेल लाइन को सेलेक्ट किया जिनमें जो कि ट्रिप्टोफान ज़्यादा बनते थे, ऐसे स्ट्रेन्स को हमने सेलेक्ट किया। ओवर प्रोड्यूसिंग ट्रिप्टोफैन सेल्स को हमने सेलेक्ट किया और इन सेल्स को हम यूज़ कर रहे हैं नेचुरल ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में, जो कि सामान्य सेल से 10 से 50 गुना ज़्यादा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बनाने की क्षमता रखते हैं। Here the secondary metabolites indole acetic acid is derived from primary metabolite tryptophan producing strain। यहाँ पर क्या हुआ कि जो प्राइमरी मेटाबोलाइट ट्रिप्टोफान प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन्स थे, उस स्ट्रेन्स को हमने सेलेक्ट किया, उनके सेल लाइन को हमने सेलेक्ट किया। क्यों वहां पर जहां पे हमें इंडोल एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करना था 10 to 15 टाइम्स जो है वो उस 10 से 50 गुना ज़्यादा इंडोल एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। सेल लाइन सिलेक्शन के बाद इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ प्लांट सेल। फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ प्लांट सेल इज रिक्वायर्ड। Plant cells are generally 10 to 100 times larger than bacterial or fungal cell. When cultured plant cell exhibit changes in volumes and thus variable shapes and size. Further, cultured cells have low growth rate and genetic instability. All these aspects have to consider for mass cultivation of cells. Following 4 different culture systems are used for the large scale cultivation of plants. अब हम देखेंगे कि इन जो सेलेक्टेड सेल लाइंस थी उनका लार्ज स्केल में कैसे कल्टीवेशन कर सकें। तो 4 डिफरेंट कल्चर सिस्टम है। पहला है फ्री सेल सस्पेंशन कल्चर, दूसरा इमोबिलाइज्ड सेल कल्चर, तीसरा टू फेज सिस्टम कल्चर और चौथा हेरी रूट कल्चर। इन कल्चर्स के द्वारा सेल्स को लार्ज स्केल में कल्टीवेट किया जाता है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन का पहला स्टेप जो है वो है फ्री सेल सस्पेंशन कल्चर। यहाँ पर सस्पेंशन कल्चर जो सेलेक्टेड सेल्स हैं उनका इन सेल्स का सस्पेंशन कल्चर किया जाता है। सस्पेंशन कल्चर में हम लिक्विड मीडियम लेते हैं और लिक्विड मीडियम में इन सेल्स को ग्रोथ के लिए छोड़ दिया जाता है और वहाँ पर इन सेल्स की ग्रोथ रेट को देखा जाता है कि इन सेल्स का ग्रोथ अच्छा हो रहा है कि नहीं, और साथ ही साथ इफिशिएंट फॉर्मेशन ऑफ डिजायर्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को भी एस्टिमेट किया जाता है। फ्री सस्पेंशन कल्चर में जो पर्याप्त मात्रा में इन सेल्स के द्वारा जो इच्छित सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जो हम बनाना चाह रहे हैं वो पर्याप्त मात्रा में या अधिक मात्रा में बन रही है कि नहीं, इसका हम ध्यान रखते हैं। तो इसके लिए फ्री सस्पेंशन कल्चर के लिए डिफरेंट टाइप के बायोरिएक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। तो डिफरेंट प्लांट स्पीसीज के लिए और डिफरेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के लिए बायोरिएक्टर्स भी हम अलग अलग चूज करेंगे। जरूरी नहीं है कि एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट जिस बायोरिएक्टर्स के द्वारा बन रहा है वही जो है दूसरा जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी उसी बायोरिएक्टर में वो बनेगा। तो ये क्या होगा, प्लांट स्पेसिफिक होगा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट स्पेसिफिक भी होते हैं बायोरिएक्टर्स। तो डिफरेंट टाइप के बायोरिएक्टर्स होते हैं जहाँ पर इन जो सेल्स हैं उनका कल्चर किया जाता है। तो है बैच बायोरिएक्टर्स, कंटिन्यूअस बायोरिएक्टर्स, मल्टी स्टेज बायोरिएक्टर्स, एयरलिफ्ट बायोरिएक्टर्स, स्टेयर टैंक बायोरिएक्टर्स। इन सारे रिएक्टर्स में इन सेल्स का जिनकी हमने स्क्रीनिंग की है उनका ग्रोथ किया जाता है और साथ ही साथ इन सेल से जो डिजायर्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है वहाँ पर जो इनका फॉर्मेशन होता है उनको हम ऑब्टेन भी करते हैं। तो फ्री सस्पेंशन कल्चर में 3 इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं जिसे हमें ध्यान देना होगा
कि जिसके द्वारा इस सस्पेंशन कल्चर के द्वारा जो है कैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हों। तो सबसे पहला है मीडिया का कंपोजिशन। अगर मीडिया का कंपोजिशन सेल्स के ग्रोथ के लिए सुटेबल है तो वहाँ पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ज़्यादा बनेंगे। साथ ही साथ एडिक्वेट एंड कंटिन्यूअस ऑक्सीजन सप्लाई, वहाँ पर इन रिएक्टर्स में पर्याप्त मात्रा में और ऑक्सीजन का सप्लाई कंटिन्यू होना चाहिए। साथ ही साथ तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, मिनिमल जनरेशन ऑफ हाइड्रोडायनामिक स्ट्रेस ड्यू टू एरेशन एंड एजिटेशन। जब सस्पेंशन कल्चर किया जाता है, आगे हम देखेंगे जब एक एग्जांपल के द्वारा कि वो उस बायोरिएक्टर्स के डिज़ाइन में एयर का एक होता है, एयर ऑक्सीजन के लिए एरेशन के लिए एक वेंट होता है और एजिटेशन किया जाता है। तो वहाँ पर जो हाइड्रोडायनेमिक स्ट्रेस है वहाँ पर सबसे कम होना चाहिए ताकि सेल्स अच्छे से ग्रोथ कर सकें और उनके द्वारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ज़्यादा से ज़्यादा बन सकें। लार्ज सेल प्रोडक्शन, जो लार्ज स्केल सेलेक्टेड सेल लाइंस के प्रोडक्शन का दूसरा तरीका है इमोबिलाइज्ड सेल कल्चर। Plant cells can be made immobile and used in culture system. The cells are physically immobilized by entrapment. Beside individual cell, it is also possible to immobilize aggregate cell or calyces. Homogeneous suspension of cells are more suitable for immobilization. तो अब इस इमोबिलाइज सेल कल्चर में क्या किया जाता है, जो बायो रिएक्टर्स में सेल एग्रीगेट को जिनको हमें ज़्यादा ग्रोथ कराना है तो इन सेल्स को अलग अलग रखना है। तो इन ये सेल्स एक दूसरे के अटैचमेंट में ना आए, तो इन सेल एग्रीगेट्स को अलग अलग रखने के लिए इंट्रैपमेंट का यूज़ किया जा सकता है। तो इन इंट्रैपमेंट्स के द्वारा ये सेल एग्रीगेट्स जो लिक्विड मीडियम में अलग अलग रहते हैं, जिसके कारण इनमें इनके सेल्स में ग्रोथ अच्छी होती है और इनके द्वारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अच्छे बनने लगते हैं। तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक यूज़ की जाती है, सरफेस इमोबिलाइज्ड प्लांट सेल टेक्निक, जिसे कहते हैं SIPC। इस SIPC टेक्निक में क्या कर दिया जाता है, जो सेल एग्रीगेट्स हैं, ये सेल एग्रीगेट्स हैं, यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये ब्लू कलर के ये सेल एग्रीगेट्स हैं, ये सेल्स हैं जिसको हमने सेलेक्ट किया है। इन सेल्स को डिफरेंट इंट्रैपमेंट्स के द्वारा अलग अलग कर दिया जाता है। तो ये सेल्स क्या हो गई, इमोबिलाइज्ड एग्रीगेट सेल्स हो गई और इनको हमने इंट्रैपमेंट कर दिया डिफरेंट इंट्रैपमेंट एजेंट्स के द्वारा, जिसके कारण ये सारे सेल एग्रीगेट्स एक दूसरे से अलग हो गए। साथ ही साथ इसका क्या हो गया फायदा कि होमोजीनियस सस्पेंशन ऑफ सेल बन गए, एक समान बन गए। अब इनमें ग्रोथ भी बहुत अच्छा होगा और इस टेक्निक्स के द्वारा क्या होगा कि जो सेल्स हैं वो हाई लिक्विड शियर स्ट्रेस से भी बचे रहते हैं, जिसके कारण इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ अगर ग्रोथ अच्छी हो रही है तो इनमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। तो दूसरा जो तरीका हो गया है वो इमोबिलाइज सेल कल्चर, जहाँ पर हम क्या किए, हम इन सेल एग्रीगेट्स को इंट्रैप कर दिए डिफरेंट कंपाउंड्स में के द्वारा, जिसके कारण ये सेल एग्रीगेट्स अलग अलग थे और इन इंट्रैपमेंट्स के द्वारा इन सेल्स में अच्छा ग्रोथ होता है। साथ ही साथ ये जो हाई लिक्विड जो स्ट्रेस था, सीयर का स्ट्रेस था, उससे वो बचाता है, जिसके कारण इन सेल्स में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। इस टेबल में हम देख सकते हैं कि हम जो है इंट्रैपमेंट जो है किसका किसका यूज़ किया हमने इंट्रैपमेंट के लिए। एक्रोस का, एल्जीनेट का यूज़ कर सकते हैं, हॉलो फाइबर्स का यूज़ कर सकते हैं, पॉलीइथिलीन बेड्स का यूज़ कर सकते हैं हम। तो
इन बायोरिएक्टर्स में हम देख सकते हैं इस टेबल के माध्यम से कि डिफरेंट प्लांट स्पीसीज में, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कैथेरेंथस रोजियस में हम एग्रोस इंट्रैपमेंट का यूज किए, जहाँ पर सब्सट्रेट था कैथेमेनिन, और प्रोडक्ट बना यहाँ पर एजमेलिसिन, जो कि एक एल्केलॉइड है जिसका निर्माण हो रहा है ज़्यादा इन इमोबिलाइज्ड सेल कल्चर के द्वारा। तो यहाँ पर सेल्स हमने किसके लिए थे? कैथेरेंथस रोजियस का हमने सेल एग्रीगेट लिया। इन सेल एग्रीगेट्स को हमने ट्रैप किया एग्रोस के द्वारा, और वहाँ पर जो सबस्ट्रेट था उससे हम वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना दिया हमने एजमेलिसिन, जिसका उपयोग मेडिसिन या ड्रग्स में किया जाता है। थर्ड जो है टू स्टेप सिस्टम कल्चर। अब यहाँ पर नाम से ही समझ में आ रहा है, लार्ज क्वांटिटी में हमको जो सेलेक्टेड सेल लाइन थे उनको टू फेज सिस्टम कल्चर के द्वारा हाई यील्डिंग जो है ज़्यादा मात्रा में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसमें इकोसिस्टम में टू इकोसिस्टम का हम यूज़ करते हैं। Plant cell can be cultivated in an aqueous two-phase system for the production of secondary metabolites. In this technique, the cells are kept apart from product by the separation in bioreactors. तो इन बायोरिएक्टर्स में क्या करते हैं, हम दो अलग अलग फेजेस रखते हैं, एक जहां पर उसका ग्रोथ हो रहा है और दूसरा पार्ट जहां पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ज़्यादा बन रहे हैं, है ना। तो दिस इज एडवांटेजियस सिंस द प्रोडक्ट कैन बी रिमूव्ड कंटिन्यूसली। तो दूसरे फेज से में जहां पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है, तो वहां से हम इसको ऑप्टेन करते जाते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को, और पहले फेज में क्या हो रहे हैं, ये सेल जो है सेल एग्रीगेट्स या सेल की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। तो टू फेज सिस्टम जहां पर एक फेज सिस्टम में ग्रोथ हो रही है और दूसरा फेज सिस्टम में क्या हो रहा है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो सेकंड फेज से हम इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को कंटिन्यूसली प्राप्त कर सकते हैं। सर्टेन पॉलीमर जैसे कि डेक्सट्रेन्स, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ फिनोलिक कंपाउंड। जो फिनोलिक कंपाउंड जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है वहाँ पर अगर हमको प्राप्त करना है तो वहाँ पर सेपरेशन के लिए डेक्सट्रेन या पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल का यूज किया जाता है। फोर्थ है हेरी रूट कल्चर। जो लार्ज स्केल में हम सेलेक्टेड सेल लाइन प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए चौथा तरीका है हेरी रूट कल्चर। हेरी रूट कल्चर आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रूट एसोसिएटेड मेटाबोलाइट्स, अर्थात ऐसे जो मेटाबोलाइट जो कि जिनका फॉर्मेशन होता है रूट्स में, अगर हम उस हेरी रूट का या उस रूट का कल्चर करें तो अगर ज़्यादा लंबे रूट्स का हम प्रोडक्शन करें, ऐसे सेल्स बनाए जहाँ पर रूट सेल्स ज़्यादा बने, तो वहाँ पर उन मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हेरी रूट कल्चर द एक्सप्लांट मटेरियल और प्लांट टिश्यू इज इनोकुलेटेड विद द सेल्स ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरियम, जो कि है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ऐसा प्लांट मटेरियल के रूट में हमने एक पैथोजेनिक बैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब ये एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स क्या करता है, दिस ऑर्गेनिज कंटेंट रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड्स that cause genetic transformation of plant tissue which finally results in hairy root culture। तो इस जो बैक्टीरिया है, ये जो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स बैक्टीरिया है उसमें आरआई प्लाज्मिड्स होते हैं, और ये आरआई प्लाज्मिड जो है रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड्स होते हैं, जो कि रूट्स की लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अगर रूट ज़्यादा बन रहा है तो बट ऑब्वियस है कि वहाँ पर उनके सेल्स में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का भी फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। Hairy root produced by the plant tissue have metabolites feature similar to the that of normal roots।
तो ये जो हमने हेरी रूट कल्चर के द्वारा जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाए थे उसमें किसी प्रकार का डिसएडवांटेज नहीं था। जैसे ही नॉर्मल रूट्स के द्वारा बनते हैं जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, वैसे ही इन रूट्स में भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन होता है। हेरी रूट कल्चर आर मोर रिसेंट ऑर्गेन कल्चर सिस्टम एंड आर यूज सक्सेसफुली यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। आजकल इस हेरी रूट कल्चर का ज़्यादा यूज किया जाता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के प्रोडक्शन में। यहाँ पर हेरी रूट कल्चर के लिए कुछ प्लांट स्पीसीज है जिसमें इस कल्चर सिस्टम का यूज़ किया जाता है। ये प्लांट स्पीसीज जैसे निकोटियाना टोबेकम में हम देख सकते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स निकोटीन का प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। एट्रोपा बेलाडोना में एट्रोपिन का हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। धतूरा स्ट्रोमियम में हायोसाइथियम का यूज़ प्रोडक्शन कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट सिंकोनिन जो है वो लिथोस्पर्मम एरिथ्रोराइजोन के प्लांट्स के द्वारा हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने सेल्स को ग्रोथ कराने के लिए क्या कल्चर यूज़ किया, हेरी रूट कल्चर सिस्टम का हमने उपयोग किया। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात आती है मीडियम कंपोजिशन एंड इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम सेल्स को इन विट्रो कल्चर कर रहे हैं तो इन विट्रो कल्चर में मीडियम का कंपोजिशन और उसके न्यूट्रिएंट्स के इफेक्ट भी जानना बहुत जरूरी है। द इन विट्रो ग्रोथ ऑफ प्लांट सेल ऑकर्स इन अ सुटेबल मीडियम कंटेनिंग ऑल रिक्वायर्ड एलिमेंट्स। तो इन विट्रो कल्चर में हम जैसा कि जानते हैं कि एक सुटेबल मीडियम चुना जाता है जहाँ पे उन सारे एलिमेंट्स को इंग्रेडिएंट के रूप में शामिल किया जाता है जो कि उन प्लांट के सेल्स के ग्रोथ के लिए सुटेबल होते हैं, जहाँ पर उनमें ऑप्टिमम ग्रोथ होती है, अच्छी ग्रोथ होती है। द इंग्रेडिएंट ऑफ द मीडियम इफेक्ट द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल। ये जो इंग्रेडिएंट है मीडियम के वो सेल्स के ग्रोथ में, सेल्स के मेटाबॉलिज्म में इफेक्ट करते हैं। फॉर द ऑप्टिमल प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अ टू मीडियम अप्रोच इज डिजायरेबल। है ना, जैसा कि हमने बताया था टू फेज सिस्टम में कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के प्रोडक्शन के लिए दो फेजेस का यूज किया जाता है। तो फिर से वही बात आ गई कि टू मीडियम अप्रोच जो अगर हम करें तो हमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। तो द फर्स्ट मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द गुड ग्रोथ ऑफ सेल्स while the second medium referred to as प्रोडक्शन मीडियम, जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा। तो यहाँ पे हम दो मीडियम ग्रोथ का दो अलग अलग प्रकार के मीडिया का यूज करते हैं। पहला हम ग्रोथ मीडिया जहाँ पर सेल्स की ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करा सकते हैं, और दूसरा मीडिया ऐसा जहाँ की जो कि प्रोडक्शन जहाँ पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन अच्छा हो। द इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिशन इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन सोर्स, फॉस्फेट, ग्रोथ रेगुलेटर्स लाइक ऑक्सीन, साइटोकाइनिन्स, प्रिकर्सर्स, विटामिन्स एंड मेटल्स आयन जो हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं सेल के ग्रोथ में, प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये जो है इनका इंग्रेडिएंट डिफरेंट स्पीसीज के लिए अलग अलग होगा, डिफरेंट मेटाबोलाइट्स के प्रोडक्शन के लिए अलग अलग होगा। तो स्पेसिफिक होते हैं हर एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के लिए। जो प्रोडक्शन मीडियम है उनके इंग्रेडिएंट्स अलग अलग होंगे, और हर एक प्लांट स्पीसीज के लिए जो ग्रोथ हर एक प्लांट स्पीसीज के सेल्स के ग्रोथ के लिए जो मीडिया बनाया जाएगा उनका भी इंग्रेडिएंट्स अलग अलग होगा। यहाँ पर हम लार्ज स्केल कल्चर का एक सेटअप देख सकते हैं जहाँ पर बताया गया है ये बायोरिएक्टर दिखाई दे रहा है। इस बायोरिएक्टर में यहाँ पर ये Mg5 ग्रोथ मीडियम है। इस टेबल में देख सकते हैं हम Mg5 मीडियम। अब इसमें इंग्रेडिएंट्स जो हैं अलग अलग हैं।
ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं Mg5 मीडियम के, जहां पर हमें क्या कराना है, इन सेलेक्टेड सेल्स का ग्रोथ कराना है, इन सेलेक्टेड सेल्स का ग्रोथ कराना है। तो ये फर्स्ट स्टेज टैंक है जिसकी कैपेसिटी है 9 लीटर, जहां पर 9 डेज में किसकी सेल्स, लिथोस्पर्मम लिथोस्पर्मम एरिथ्रोराइजोन सेल्स की हमको क्या करानी है, अच्छी ग्रोथ करानी है। तो वहां पर हमने यूज किया मीडियम Mg5, जिसके इंग्रेडिएंट्स ये सारे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसा कि इस टेबल में आप देख सकते हैं। यहाँ पर सुक्रोज, साथ ही साथ एनिसेटॉल, थाइमीन का यूज किया जा रहा है। तो ये सारे क्या हो गए, Mg5 के इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर हमारा मेन फोकस क्या है कि सेल्स का ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा हो, अच्छा हो। और फिर सेकंड टैंक की बात करते हैं, सेकंड स्टेज टैंक जिसकी कैपेसिटी 750 लीटर है, जहाँ पर 14 दिन में 14 डेज में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का ज़्यादा से ज़्यादा बल्क कमर्शियली हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ज़्यादा मात्रा में। तो वहाँ पर हम मीडियम यूज़ कर रहे हैं M9। तो एक मीडिया जो हम यूज़ कर रहे हैं ग्रोथ के लिए, और दूसरा मीडिया किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम, दूसरा मीडिया यूज़ कर रहे हैं हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सिंकोनिन के प्रोडक्शन के लिए। जो ये लिथोस्पर्मम जो स्पीसीज है उसके द्वारा सिकोनिन का प्रोडक्शन किया जाता है। तो वहाँ पर इस सिकोनिन के प्रोडक्शन के लिए हम मीडियम यूज़ कर रहे हैं M9, जिसके इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। M9 मीडियम के इंग्रेडिएंट्स ये सारे हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो मीडियम जो है दो प्रकार के होंगे, एक ग्रोथ मीडियम और दूसरा प्रोडक्शन मीडियम। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और एलिसिटर इंड्यूस प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब एलिसिटर इंड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को जानने से पहले हम जानेंगे कि ये एलिसिटर्स या एलिसिटेशन होता क्या है। दो एलिसिटर्स जो होते हैं ऐसे सब्सटेंस होते हैं, अगर इसको हम स्मॉल कंसंट्रेशन में उन सेलेक्टेड सेल लाइंस में यूज़ करें, उस सेलेक्टेड सेल लाइन में यूज़ करें, तो ये उसकी बायोसिंथेसिस को इम्प्रूव कर देते हैं। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बायोसिंथेसिस को इनिशिएट कर देते हैं, उनकी सिंथेसिस को इम्प्रूव कर देते हैं, जिसके कारण इन सेल्स के द्वारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में होता है। And elicitors are the substances which, when introduced in small concentrations to a living cell system, initiates or improves the biosynthesis of secondary metabolites. तो elicitation क्या हो गया, elicitation is the process to induce or enhance the biosynthesis of secondary metabolites due to addition of trace amount of elicitors. तो इस प्रकार से एलिसिटर्स हमने जान लिया कि क्या होते हैं। एलिसिटर्स स्मॉल कंसंट्रेशन में यूज किए जाने वाले सब्सटेंसेस होते हैं और जिन्हें हम सेल सिस्टम में यूज करते हैं, और ये जो एलिसिटर्स होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बायोसिंथेसिस को इम्प्रूव कर देते हैं या इनिशिएट कर देते हैं। तो एलिसिटर्स के द्वारा बायोसिंथेसिस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के इम्प्रूवमेंट करने के प्रोसेस को हम एलिसिटेशन कहते हैं। अब दो प्रकार के एलिसिटर्स होते हैं नेचर के अकॉर्डिंग। एक होता है बायोटिक एलिसिटर्स और दूसरा होता है अब बायोटिक और एबायोटिक एलिसिटर्स। अब हम बात करेंगे एबायोटिक एलिसिटर्स। तो नेचर के आधार पर जो है एबायोटिक एलिसिटर्स आर द सब्सटेंसेस ऑफ नॉन बायोलॉजिकल ओरिजिन। तो एबायोटिक एलिसिटर्स क्या हो जाएंगे, ऐसे सब्सटेंस जो कि नॉन बायोलॉजिकल ओरिजिन के हैं, जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के प्रोडक्शन को इनिशिएट करेंगे या इम्प्रूव करेंगे सेल्स के द्वारा।
तो इसमें होते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि कॉपर आयन, कैल्शियम आयन या हाई पीएच करके हम जो है प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को बढ़ा सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है, एबायोटिक एलिसिटर्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि नॉन बायोलॉजिकल ओरिजिन के होते हैं। अब दूसरे प्रकार के हैं बायोटिक एलिसिटर्स। तो बायोटिक एलिसिटर्स क्या होते हैं, ये बायोलॉजिकल ओरिजिन के होते हैं, जिनका निर्माण किसी के सेल्स के द्वारा या किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो रहा है, तो वो हो जाएंगे बायोलॉजिकल एलिसिटर्स या बायोटिक एलिसिटर्स। तो बायोटिक एलिसिटर्स आर द सब्सटेंसेस विथ बायोलॉजिकल ओरिजिन। दे इंक्लूड्स पॉलीसेक्राइड derived फ्रॉम प्लांट सेल वॉल्स, पैक्टिन्स या सेल्यूलोज हो सकते हैं, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज के काइटिन या ग्लूकेन्स हो सकते हैं, या फिर ग्लाइकोप्रोटीन, जी प्रोटीन या इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स हो सकते हैं, whose function are coupled to receptors and act to activating or inactivating a large number of enzymes or ion channels। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एबायोटिक और बायोटिक एलिसिटर्स को हम यूज करके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बायोसिंथेसिस को हम इन्हांस कर सकते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस टेबल में हम एबायोटिक फैक्टर्स के द्वारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, या किन किन प्लांट्स के द्वारा जो है किन किन प्लांट के सेल्स में हम एबायोटिक एलिसिटर्स का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एट्रोपा बेलोडिना के सेल्स के लिए हम कॉपर आयन या कैडमियम आयन का एबायोटिक एलिसिटर्स का यूज करके हम ट्रोपेन एल्केलाइट्स का सिंथेसिस ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे ही कैथेरेंथिस रोजियस से हम में एबायोटिक जो एलिसिटर्स है वो वेनेडियम सल्फेट का यूज़ करेंगे, जिसके कारण जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे वो हैं कैथेरेंथीन। और वैसे ही टेक्सस टेक्सस स्पीसीज में हम आर्चिडोनिक एसिड का यूज़ करके हम टेक्सॉल का प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं। टेक्सॉल ये एंटी कैंसर सब्सटेंस है जिसका यूज़ हम कैंसर की बीमारी में करते हैं। यहाँ पर टेबल में हमें दिखाई दे रहे हैं बायोटिक एलिसिटर्स जिसका हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत सारे प्लांट्स स्पीसीज हैं और जिसमें ये डिफरेंट बायोटिक एलिसिटर्स हैं। इन बायोटिक एलिसिटर्स का यूज़ करके हम इन सारे प्लांट स्पीसीज में हम ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं पेपेवर सोमनीफेरम में हमने बायोटिक एलिसिटर्स यूज़ क्या किया, वर्टिसिलम डेली का यूज़ करके हम इनकी सेल्स में मॉर्फिन और कोडीन का फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो मेथड फॉर एलिसिटेशन क्या क्या है देखेंगे हम। सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब अगर हम बायोटिक एलिसिटर्स की बात करें तो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई का सिलेक्शन करना होगा और ऐसे हम स्ट्रेन का यूज़ करेंगे जो कि नॉन पैथोजेनिक होंगे। और ये एलिसिटर्स ऐसे होने चाहिए जो कि सेलेक्टेड सेल लाइंस के द्वारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के प्रोडक्शन को प्रमोट करें या इनिशिएट करें। तो ये सबसे पहले हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम सिलेक्शन करेंगे जो कि नॉन पैथोजेनिक हो, जो कि किसी प्रकार का रोग या साइड इफेक्ट ना करता हो, बल्कि यह क्या करता हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बायोसिंथेसिस को इनिशिएट करते हो या इन्हांस करते हो। अब जब हमने सेलेक्ट किया इन बायो एलिसिटर्स को सेलेक्ट कर लिया या एबायोटिक एलिसिटर्स को हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर हमें करना होगा को कल्चर। प्लांट कल्चर्स आर इनोकुलेटेड विद द सेलेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू फॉर्म को कल्चर। द कल्चर्स आर ट्रांसफॉर्म टू अ फ्रेश मीडियम prior to inoculation with microorganisms।
This helps to stimulate the production of secondary metabolites. Co-culture of plant cells with microorganisms may sometime have inhibitory effect on the plant cells. कुछ समय जो है कुछ में कुछ कभी कभी ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो को कल्चर के दौरान इनिबिटरी इफेक्ट भी पैदा करते हैं जिसके कारण प्रोडक्शन हमारा लॉस हो सकता है. तो इन सच केसेस इलिसिटर preparation can be obtained by culturing the selected microorganism on a tissue culture medium. तो हम सेलेक्टेड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसी का यूज करते हैं फॉलोड बाय होमोजेनेशन एंड ऑटोक्लेविंग ऑफ एंटायर कल्चर. This process release elicitors. In case of heat liable elicitors, the culture homogenate has to be filter sterilized instead of autoclaving. In some co-culture systems, direct contact of plant cells and microorganisms can be prevented by immobilization, entrapment of one of them. तो कुछ कल्चर सिस्टम में क्या किया जाता है, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डायरेक्ट प्लांट सेल के कांटेक्ट में आने नहीं दिया जाता. तो उनके बीच में क्या यूज़ करेंगे, इमोबिलाइजेशन सिस्टम का यूज़ करेंगे जहाँ पर इंट्रैपमेंट के द्वारा इन दोनों को अलग रखा जाता है और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा सीक्रेट किए गए मॉलिक्यूल्स हैं या कंपाउंड्स हैं, ऐसे कंपाउंड जो कि प्रमोट करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के प्रोडक्शन को, तो इन दोनों को अलग अलग रखा जाता है. तो सिर्फ जो है इंट्रैपमेंट के द्वारा जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग रखा जाता है, लेकिन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा सीक्रेट किए गए कंपाउंड्स जो हैं इन प्लांट सेल के द्वारा ऑब्टेन किए जाते हैं और इन प्लांट सेल्स के द्वारा इन कंपाउंड्स का यूज करके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है. Mechanism of action of elicitors. Elicitors are found to activate gene and increase the synthesis of mRNAs encoding enzymes responsible for the ultimate biosynthesis of secondary metabolites. There are some recent reports suggested that involvement of elicitors mediated calcium-based signal transduction system that promotes the product formation. When the cells are pre-treated with calcium chelate E theta prior to addition of elicitors, there occurs a decrease in the production of secondary metabolites. तो इस प्रकार से हमने जाना कि एलिसिटर्स के द्वारा किस प्रकार से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता है. फिफ्थ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर. बहुत सारे फिजिकल फैक्टर जैसे कि लाइट, इंक्यूबेशन, टेम्परेचर कितनी देर तक देना है, कितना मीडियम का पीएच कितना होना चाहिए और एरेशन किस प्रकार से होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को प्रभावित करती है कल्चर के दौरान. तो हम सबसे पहले देखेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर में इफेक्ट ऑफ लाइट की. तो लाइट की बात करें तो लाइट मीडिएटेड एंजाइमेटिक रिएक्शन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द production of secondary metabolites. The quality of light is also important for the production of secondary metabolites. तो जो लाइट मीडिएटेड एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं वो भी प्रभावित होते हैं लाइट के द्वारा, उनकी क्वालिटी के द्वारा. तो यहाँ पे एक एग्जांपल के द्वारा बताया जा रहा है कि ब्लू लाइट इन्हांस द एंथोसाइनिन प्रोडक्शन इन हैप्लोपेपस ग्रेसिलस सेल सस्पेंशन. ब्लू लाइट में अगर हम हैप्लोपेपस ग्रेसिलस के सेल सस्पेंशन का या सेल एग्रीगेट में अगर ब्लू लाइट हम प्रोवाइड करें तो एंथोसाइनिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है. और वहीं वाइट लाइट इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ एंथोसाइनिन इन द कल्चर ऑफ कैथेरेंथस रोजियस और डॉकस कैरोटा. कैथेरेंथस रोजियस सदाबहार तथा डॉकस कैरोटा में एंथोसाइनिन के फॉर्मेशन के लिए वाइट लाइट ज़्यादा यूजफुल होता है. तो इस प्रकार से हमने देखा कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के प्रोडक्शन में लाइट भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. द इफेक्ट ऑफ इंक्यूबेशन टेम्परेचर का भी बहुत इम्पोर्टेंट टेम्परेचर भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में. द ग्रोथ ऑफ कल्चर्ड सेल इज इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर अप टू द ऑप्टिमल टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेल्सियस.
However, at least the production of some secondary metabolites lower temperature is advantageous. यहाँ पे एग्जाम्पल में हम देखेंगे फॉर intense in Catharanthus roseus culture, indole alkylate production is increased by twofold when incubated at 16 degrees Celsius instead of 27 degrees Celsius. कैथेरेंथस रोसियस की जब हम कल्चर करते हैं इंडोल एल्केलाइट के प्रोडक्शन के लिए, वहाँ पर अगर हम टेम्परेचर को 27 की जगह 16 डिग्री सेल्सियस रखें तो वहाँ पर इंडोल एल्केलाइट्स का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगता है. Increased temperature was also found to reduce the production of caffeine and nicotine. अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा दें तो जो सी साइनेंसिस के द्वारा कैफीन जो है कम बनने लगता है हाई टेम्परेचर में, निकोटियाना टोपिकम में जो है निकोटीन का फॉर्मेशन कम होने लगता है अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा रखें तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि टेम्परेचर का इंक्यूबेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के प्रोडक्शन के लिए. नेक्स्ट इन्वायरमेंटल फैक्टर में हम जानेंगे कि मीडियम का पीएच कितना होना चाहिए. मीडियम का पीएच कैसा हो तो उससे भी प्रभावित होता है. मीडियम का पीएच भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के प्रोडक्शन को प्रभावित करता है. फॉर गुड ग्रोथ ऑफ कल्चर द पीएच ऑफ मीडियम इज इन रेंज ऑफ 5 to 6, 5 से 6 के बीच का पीएच होना चाहिए मीडियम का. They are reported indicated that there are reports indicated that the pH of medium influence the formation of secondary metabolites. एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंथोसाइनिन बाय कल्चर्स ऑफ डॉकस कैरोटा was much less when incubated at pH 5.5 than pH 4.5. This this is attributed that the increased degradation of anthocyanin at हायर पीएच. इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि डेकस करोटा में अगर हायर पीएच पर मीडियम का पीएच हायर रखें तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो एंथोसाइनिन है उसका प्रोडक्शन किस प्रकार से प्रभावित होता है. इसके साथ ही साथ जो है कल्चर सिस्टम में एरेशन भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. कंटिन्यूस एरेशन इज नीडेड फॉर ग्रोथ ऑफ कल्चर्स एंड ऑल्सो फॉर इफिशियंट प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. तो इस कल्चर सिस्टम में कंटिन्यू एरेशन होना चाहिए, ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए जिसके कारण सेल्स में ग्रोथ भी अच्छी होनी चाहिए. ग्रोथ सेल्स के ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. साथ ही साथ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के प्रोडक्शन के लिए भी एरेशन, वहाँ पर भी ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है. 6 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बायो ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग प्लांट सेल कल्चर. अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ऐसे विधि, ऐसे बायो कैटालिस्ट के द्वारा ऐसे मेथड जिसके द्वारा लेस इम्पॉर्टेंट प्लांट्स को हम यूजफुल इम्पॉर्टेंट या यूजफुल कंपोनेंट्स कन्वर्ट करने में यूज करते हैं. द कन्वर्जन ऑफ वन केमिकल इनटू अनदर बाय यूजिंग बायोलॉजिकल सिस्टम एज बायो कैटालिस्ट इज रिगार्ड एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन और बायो कन्वर्शन. तो इस प्रकार से हम बायो कैटालिस्ट का यूज करके हम कम महत्वपूर्ण वाले यौगिक से हम अधिक महत्वपूर्ण वाले सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं. तो यह प्रक्रिया कहलाती है बायो ट्रांसफॉर्मेशन. इट इन्वॉल्व्स द कन्वर्शन ऑफ some less important substance to valuable medicine or commercially important products. In biotransformation, it is necessary to select such cell line that possesses enzymes for catalyzing the desired reaction. Bioconversion or biotransformation may involve many types of reaction like हाइड्रोक्सिलेशन, रिडक्शन या ग्लाइकोसाइलेशन जिसके द्वारा हम अधिक उपयोगी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का बायो ट्रांसफॉर्मेशन को एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं. एक प्लांट है डिजिटिलिस लेनेटा. इस प्लांट के सेल्स में कैपेसिटी होती है बनाने की डिजिटॉक्सिन जो कि नॉन इम्पॉर्टेंट है. लेकिन अगर इस नॉन इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस को हम
कन्वर्ट कर दें डिगॉक्सिन में। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे बायोट्रांसफॉर्मेशन मेथड। बायोट्रांसफॉर्मेशन मेथड में हमने क्या किया, इनकी सेल्स में ऐड किया बीटा मेथाइल डिजिटॉक्सिन। तो हमने यहाँ पे परसेंटेज वाइज देख रहे हैं 100% और वेट के हिसाब से 17.25 ग्राम अगर हम बीटा मेथाइल डिजिटॉक्सिन ऐड कर रहे हैं उनकी सेल्स में, तो यहाँ पर बीटा मेथाइल डिगॉक्सिन जो कि इम्पोर्टेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है वो ऑब्टेन हो रहे हैं 14.36 ग्राम, जो कि कितना है यील्ड टोटल 94.90% है। तो इस प्रकार से कम यूजफुल प्रोडक्ट को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, बायोलॉजिकली कन्वर्ट करना कहलाता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो डिजिटॉक्सिन जो लेस वैल्यूबल था उसका हमने कन्वर्जन कर दिया डिगॉक्सिन में, जो कि कार्डियोवास्कुलर ड्रग के रूप में या कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज में यूज आता है। उसी प्रकार से इसका एक दूसरा उदाहरण है कि स्टीविया रेबुडियाना में जो स्टीवॉल जो कि ज़्यादा मीठा कंपोनेंट नहीं है, ज़्यादा स्वीट कंपोनेंट नहीं है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है स्टीवियो बायोसाइट्स में या स्टीवियोसाइट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि शुगर केन से 100 टाइम्स, शुगर केन से या गन्ने के जूस से 100 गुना ज़्यादा मीठा होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन से किस प्रकार से हम लेस वैल्यूबल प्रोडक्ट को या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट या वैल्यूबल मेटाबोलाइट्स में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जा सकता है। लास्ट एस्पेक्ट है इसका सेकेंडरी मेटाबोलाइट रिलीज एंड एनालिसिस। The method employed for separation and purification of secondary metabolites from cell culture are the same as that used for the plant. Sometimes the product formed within the cell are released into medium. कभी कभी जो है जो पाइप हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट बन रहा है वो मीडियम में रिलीज कर दिया जाता है इन सेल्स के द्वारा। तो इसे हम आसानी से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, इनको आइसोलेट करके हम इनकी एनालिसिस आसानी से कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, इनकी सेल्स में बनते हैं जो कि वैक्यूल ऑफ सेल्स में रहते हैं, जो कि दो मेम्ब्रेन, जो कि सेल की मेम्ब्रेन एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और दूसरा टीनोप्लास्ट से कवर रहेगा। अब इन दोनों मेम्ब्रेन को जब रिमूव करेंगे उसके बाद ही हम इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम परमिबिलाइजिंग एजेंट का यूज़ करते हैं जिसके कारण इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को परमिएबल बना दिया जाता है सेल से ऑब्टेन करने के लिए। तो यहाँ पे परमिएबलाइजिंग एजेंट है, डीएमएसओ का यूज़ किया जाता है, डाइमिथाइल सल्फा ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है, जिसके द्वारा हम मीडियम से या सेल से हम इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। टू अप्रोचेस आर मेड इन दिस डायरेक्शन। पहला, प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। तो हमें जब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन का जब कंसीडर करें तो हमको ये जानना चाहिए कि हम अधिक से अधिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे ज़्यादा हमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट कितना ज़्यादा मात्रा में बना सकते हैं वो कंसीडर करना चाहिए। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है फॉर्मेशन ऑफ साइड इफेक्ट विच इंटरफेयर द सेपरेशन मस्ट बी मेड मिनिमल। अब ऐसे कोई प्रोडक्ट नहीं बनने चाहिए या बन रहे हो तो उसको कम से कम करना चाहिए या सेपरेट करना चाहिए जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट के प्रोडक्शन को प्रभावित करते हैं। Once a good quantity of product is released into medium, separation and purification technique can be used for its recovery. This technique largely depends on the nature of secondary metabolites. तो इस प्रकार से हमने जाना कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं
और वो किस प्रकार से प्लांट में यूज़ किए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा, और इनको हम कमर्शियली किस प्रकार से प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को हम कमर्शियली लार्ज स्केल में किस प्रकार से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।